हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंधु क्लासेस। आज की इस वीडियो में आप लोग मेरे साथ करेंगे वैदिक सभ्यता का एक क्विज, जिसमें कि 15 क्वेश्चन है और ये क्विज भाग 3 है। इससे पहले के 2 भाग मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देखिए। तो चलिए भाग 3 को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है, वेदांग के किस अंग में नियमों वाली बातें बताई गई है। तो मैंने आपको बताया था कि वेदों की भाषा, संरचना और स्वरूप को समझने के लिए कुछ विषयों से संबंधित वेदांग ग्रंथों की रचना की गई थी और वेदांगों की संख्या 6 है, जैसे कि छंद, ज्योतिष, कल्पसूत्र, शिक्षा, व्याकरण और निरुक्त। तो इनमें से किस अंग में नियमों वाली बातें बताई गई है? 2 सेकंड का समय है आपके पास, सोचिए और अपना आंसर कॉपी में नोट कीजिए। तो देखिए, कल्पसूत्र में नियमों से संबंधित बातें बताई गई है और इसके 3 भाग हैं, जैसे कि स्रोत सूत्र। तो स्रोत सूत्र जो भाग है, इसमें यज्ञ क्रिया से संबंधित नियम बताए गए हैं। और दूसरा भाग है गृह सूत्र। गृह सूत्र में जो गृहस्थ जीवन जीते हैं उनके लिए नियम बताए गए हैं। और तीसरा भाग है धर्म सूत्र। धर्म सूत्र में न्याय से संबंधित बातें बताई गई हैं और इस पर एक पुस्तक भी मिलती है, न्याय सूत्र। तो न्याय सूत्र को लिखा था गौतम ऋषि ने, और जिनको भारत का धर्म सूत्रकार कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखिए। इसके अलावा जो छंद है, वेदांग का जो अंग है छंद, छंद का अर्थ होता है कि पंक्तियों को कैसे वेदों में आगे पीछे करके लिखा गया है, उसको समझने के लिए छंद की ऊपर पुस्तक लिखी गई है, छंद सूत्र। तो छंद सूत्र को किसने लिखा था? पिंगल वत्स ने। तो एक नाम मिलता है पिंगल वत्स, ध्यान रखिए। तो पिंगल वत्स ने छंद सूत्र को लिखा था। और ज्योतिष पर एक पुस्तक मिलती है, वेदांग ज्योतिष। वेदांग ज्योतिष को लिखा था मगध या लगध मुनि ने। और शिक्षा पर एक पुस्तक मिलती है, प्रतिशाख्य। तो प्रतिशाख्य पुस्तक शिक्षा पर मिलती है और इसके लेखक का कोई भी पता नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ज्योमिति के मुद्दे की शुरुआत किस ग्रंथ से मानी जाती है? यानी कि ज्योमेट्री। ज्योमेट्री तो कई बार डायरेक्ट ऐसे आ जाता है कि गणित विषय के मुद्दे की शुरुआत किस ग्रंथ से मानी जाती है? तो देखिए, ज्योमिति गणित का ही तो एक हिस्सा है, तो कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है। तो बताइए कि किस ग्रंथ से ज्योमिति की शुरुआत देखने को मिलती है? तो इसका आंसर है सुलभ सूत्र। सुलभ सूत्र मैंने आपको बताया कि कल्प सूत्र के जो 3 भाग है, उसमें सबसे पहला भाग मैंने स्रोत सूत्र बताया था, तो उसी का एक भाग है, उसी पर एक पुस्तक है सुलभ सूत्र। तो सुलभ सूत्र में ज्योमिति के मुद्दे की शुरुआत देखने को मिलती है। इसमें हवन कुंड जो होता है उसका आकार प्रकार बताया गया है, यानी कि उसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में लिखा गया है। तो यहीं से ये पहली पुस्तक है जो ज्योमिति की बात करती है। इसके अलावा न्याय सूत्र बता चुका हूं कि गौतम ऋषि ने लिखा था, जो भारत के सबसे प्राचीनतम धर्म सूत्रकार माने जाते हैं, गौतम ऋषि। और इसके अलावा देखिए, सूत्र वाली 3 पुस्तकें यहाँ पर मैंने इसीलिए लिखी ताकि कन्फ्यूजन दूर कर सकूं। ब्रह्मसूत्र बादरायण ने लिखा था, बादरायण। और ये बादरायण जो थे उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक थे। अब ब्रह्मसूत्र और ब्रह्म सिद्धांत में विद्यार्थी अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने यहाँ ब्रह्म सिद्धांत का भी लिख दिया है। आपको पता होना चाहिए कि जो 7वीं शताब्दी में एक राजा होंगे, हर्षवर्धन गुप्तोत्तर काल में, तो हर्षवर्धन के एक दरबारी रहे थे जिनका नाम था ब्रह्मगुप्त। तो ब्रह्मगुप्त ने इस पुस्तक को लिखा था, ब्रह्म सिद्धांत को। और ब्रह्म सिद्धांत पुस्तक जब 711-12 में जब अरबों का आक्रमण भारत पर होता है, तो इस पुस्तक को अरबी भाषा में अनुवादित किया गया था। किस नाम से किया गया था? इब्न उल साहिब नाम से। इब्न उल साहिब नाम से ब्रह्म सिद्धांत को अरबी भाषा में रूपांतरित किया गया था। तो अगला क्वेश्चन है, निरुक्त पुस्तक के लेखक कौन हैं? बताइए। ये भी एक वेदांग है, निरुक्त। निरुक्त का अर्थ होता है कि शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, वेदों में जो शब्द है उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो बताइए। तो इसका आंसर है यास्क। यास्क एक लेखक हुए हैं जिन्होंने की निरुक्त के विषय पर निरुक्त के ही नाम से पुस्तक लिखी है। और अब मगध और लगध मुनि जो मैंने आपको बता दिया था, इन्होंने वेदांग ज्योतिष पुस्तक को लिखा था, ज्योतिष विषय पर। वेदांग ज्योतिष पुस्तक इन्होंने लिखी थी। और गौतम ऋषि ये भारत के प्राचीन धर्म सूत्रकार है। बादरायण अभी बता चुका हूँ कि ये उत्तर मीमांसा के जनक थे और ब्रह्मसूत्र इन्होंने लिखा था। यहाँ पर देखिए, मैंने सभी वेदांग लिख दिए हैं और ये ब्लू कलर में पुस्तकें लिख दी है इनसे संबंधित, और ब्रैकेट में इनके अगर कोई लेखक इंपॉर्टेंट है तो वो भी मैंने लिख दिया है। जैसे कि कल्प सूत्र, तो इसको वेदों के हाथ कहा गया है। और सुलभ सूत्र और न्याय सूत्र 2 पुस्तक मिलती है। व्याकरण को क्या कहा गया है? वेदों का मुख कहा गया है। तो इस प्रकार इन सब का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारूची ने किस स्मृति ग्रंथ पर टीका लिखा है? बताइए। तो इसका आंसर है मनुस्मृति। मनुस्मृति पर भारूची ने अपना टीका लिखा है। और मनुस्मृति जो है सबसे प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ है, और इसकी रचना 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच मानी जाती है। और ये
भारत का प्राचीन संविधान इसको कह सकते हैं। इसमें बताया गया है कि समाज का जो विकास है वो किन बातों के आधार पर होना चाहिए। तो अगर इसके अलावा हम देखें, भारूची जो हैं, भारूची ये गुप्त काल के व्यक्ति थे। गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम आपने सुना होगा, तो इनके दरबारी थे भारूची। और अगर मनुस्मृति पर टीकाकार की बात करें तो भारूची के अलावा भी 3 विद्वान हुए हैं जिन्होंने मनुस्मृति पर अपना टीका लिखा है, जैसे कि मेघातिथि। मेघातिथि एक नाम मिलता है गोविंदराज। गोविंदराज ने भी मनुस्मृति पर टीका लिखा है, यानी कि रिसर्च लिखा है। और एक नाम मिलता है कुलुक भट्ट। तो कुल 4 टीकाकार हैं मनुस्मृति के, कुलुक भट्ट। तो ये नाम मिलते हैं, कुलुक भट्ट, मेघातिथि, गोविंदराज और भारूची, 4 टीकाकार हैं मनुस्मृति के। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञानेश्वर ने किस स्मृति ग्रंथ पर टीका लिखा है या रिसर्च लिखा है, बताइए। तो इसका आंसर है याज्ञवल्क्य स्मृति। और याज्ञवल्क्य स्मृति का टीका विज्ञानेश्वर ने जिस पुस्तक में लिखा वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उस पुस्तक का नाम है मिताक्षरा। तो कई बार आ जाता है कि मिताक्षरा पुस्तक किसने लिखी, तो विज्ञानेश्वर ने। विज्ञानेश्वर ने जो याज्ञवल्क्य स्मृति का टीका लिखा वो पुस्तक थी मिताक्षरा। अब विज्ञानेश्वर कौन थे, तो आपने दक्षिण भारत के इतिहास में चालुक्यों के बारे में पढ़ा होगा। आपने ऐसा सुना होगा कि वातापी के चालुक्य या बादामी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। तो जो कल्याणी के चालुक्य थे इसमें एक राजा हुए हैं विक्रमादित्य सिक्स्थ। तो विक्रमादित्य सिक्स्थ के ये दरबारी थे विज्ञानेश्वर। इन्होंने याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका लिखा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास की क्रमबद्ध और व्यवस्थित विवेचना कहाँ मिलती है, बताइए। 2 सेकंड का समय। तो ये मिलता है पुराणों में। पुराणों में मिलता है। और 2 बाप बेटे थे जिन्होंने पुराणों की रचना की। उनका नाम है लोमहर्ष और उग्रश्रवा। इन्होंने पुराणों की रचना की। और पुराणों की जो संख्या है वो है 18, यानी कि कुल 18 पुराण हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है, सोचिए। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है तो आपका आंसर होगा ऋग्वेद। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीनतम उपनिषद ग्रंथ कौन सा है तो आपका आंसर होगा छांदोग्य उपनिषद। अगर पूछा जाए कि सबसे प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ कौन सा है तो आपका आंसर होगा मनुस्मृति। लेकिन अगर पूछ लिया जाए सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है तो आपका आंसर होगा मत्स्य पुराण। और मत्स्य पुराण जो है वो मौर्योत्तर काल की जानकारी देता है, यानी कि मौर्यों के पतन के बाद जो काल शुरू हुआ मौर्योत्तर काल की जानकारी ये देता है। और विष्णु पुराण जो है वो मौर्य काल की जानकारी देता है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस वंश की स्थापना की थी उस वंश की जानकारी, मौर्य काल की जानकारी विष्णु पुराण देता है। अब इसको आप ट्रिक से याद करना चाहें तो यहाँ देखिए विष्णु लिखा गया है और चंद्रगुप्त के जो गुरु थे यानी कि चाणक्य, उनका नाम विष्णुगुप्त भी था। तो विष्णु पुराण उस समय की जानकारी देता है जिस समय विष्णुगुप्त हुए यानी कि चाणक्य हुए। तो ये ट्रिक से आप इसको पकड़ सकते हैं। और वायु पुराण की जानकारी, जो वायु पुराण है वो किस काल की जानकारी देता है, तो ये गुप्त काल की जानकारी देता है, गुप्त काल की। तो इसको भी आप ट्रिक से देख सकते हैं कि वायु का स्वरूप कैसा होता है, गुप्त, वो किसी को दिखाई नहीं देती, अदृश्य होती है। तो ऐसे ट्रिक के माध्यम से आप इसको जोड़ सकते हैं कि वायु पुराण गुप्त काल की जानकारी देता है। लेकिन अगर आप बार बार इसको रिपीट करेंगे तो आपको ट्रिक की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। देखिए अगला है, पुराणों के संदर्भ में किस गुप्त काल के विद्वान ने पुराणों के 5 विषय बताए हैं, बताइए। तो देखिए अमर सिंह वो विद्वान हुए हैं जिन्होंने की पुराणों के 5 विषय बताए हैं। हालांकि ये विषय इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी मैं आपको अगर कोई जानना चाहे तो बता देता हूँ। ये विषय है सर्ग। सर्ग का अर्थ है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। फिर है प्रतिसर्ग यानी कि पृथ्वी की पुनः उत्पत्ति कैसे हुई। फिर है मनवंतर, मनवंतर में 4 युगों के बारे में बताया गया है और मनु के जीवन काल के बारे में बताया गया है। फिर आता है वंश, वंश में ऋषि और देवताओं की वंशावली बताई गई है। उसके बाद अंतिम है वंशानुचरित। वंशानुचरित में जो राजाओं की राजवंशीय इतिहास है उसके बारे में बताया गया। तो ये 5 विषय अमर सिंह ने पुराणों के बताए थे। और हम देखें तो भारूची, अमर सिंह और कालिदास ये तीनों व्यक्ति समकालीन थे और ये सभी चंद्रगुप्त द्वितीय, आपने सुना होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, तो इनके दरबारी थे। आपने समुद्रगुप्त का नाम सुना होगा, तो समुद्रगुप्त के बेटे थे चंद्रगुप्त द्वितीय, तो इनके दरबारी थे। भारूची ने मनुस्मृति पर टीका लिखा, अमर सिंह ने 5 विषय बताए और कालिदास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनकी कई पुस्तकें हैं जैसे मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम,
चलो इसके बारे में हम आगे कभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आंसर है अमर सिंह। और विज्ञानेश्वर आपको बता ही चुका हूँ, कल्याणी के राजा विक्रमादित्य 6 के दरबारी थे। अगला क्वेश्चन है, बोग्जकोई अभिलेख में 4 वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। यह अभिलेख किस स्थान से प्राप्त हुआ है, बताइए। तो देखिए ये अभिलेख सीरिया से प्राप्त हुआ है। कई बार सीरिया ना देकर ऐसा दिया जाता है कि एशिया माइनर क्षेत्र, तो आपको एशिया माइनर क्षेत्र को टिक करना है, क्योंकि जो एशिया माइनर का क्षेत्र है ये सीरिया और इराक में फैला हुआ है। तो जो ये बोग्जकोई अभिलेख है ये 1400 ईसा पूर्व का माना जाता है और इसकी खोज 1907 में हुई थी। और इसकी खोज किसने की थी उसका एक आपको ट्रिक बताता हूँ कि बोग्जकोई अभिलेख की खोज करने कौन गया, अपने आप से पूछिए कि कौन गया बोग्जकोई अभिलेख की खोज के लिए। हु गो, इंग्लिश में यही कहेंगे हु गो, तो इसी से बन गया हयुगो। तो हयुगो नाम के व्यक्ति ने इस अभिलेख की खोज की थी। और इस पे जो 4 देवता मिलते हैं उनके नाम भी आपको बता देता हूँ। इंद्र देवता का नाम मिलता है, वरुण देवता का नाम मिलता है, मित्र का नाम मिलता है और नास्तेय का नाम यहाँ मिलता है। और बोग्जकोई अभिलेख जो है इसकी भाषा जो अगर पूछ ली जाए तो वो है इंडो ईरानी भाषा का प्रयोग इस अभिलेख में हुआ है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यूरोप को आर्यों का मूल स्थान किस विद्वान ने बताया है, सोचिए। तो ये बताया है विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स का अनुमान है कि आर्य मूलतः यूरोपीय थे और ये ईरान अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए भारत में प्रवेश करते हैं। विलियम जोन्स वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कि 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। और जो ये मैक्स मूलर हैं, मैक्स मूलर का मानना था कि आर्य जो हैं वो मध्य एशियाई क्षेत्र से आए थे और यही मत सबसे प्रमाणित माना जाता है कि आर्य मध्य एशियाई क्षेत्र से आए थे, यानी कि जो दक्षिण रूस का और पामीर पठार का क्षेत्र है आर्य वहां से आए थे। संपूर्णानंद मानते हैं कि ये भारतीय थे, आर्य भारतीय थे। और बाल गंगाधर तिलक, इनका मानना है कि आर्य जो थे वो आर्कटिक क्षेत्र से आए थे, इनकी उत्तरी ध्रुव। और इन्होंने अपनी इस बात को एक पुस्तक में भी लिखा है, ये पुस्तक भी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए। इस पुस्तक का नाम है द आर्कटिक होम इन वेदास। तो ये पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है, जो कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। और चलिए अगला क्वेश्चन है कि आर्यों की पहचान खालिस्तान से होती है, बताइए कि आर्यों की पहचान किससे होती है। तो देखिए आर्य कोई जाति नहीं थी, ना कोई धर्म था, बल्कि एक भाषाई वर्ग था। एक भाषाई वर्ग के रूप में आर्यों की पहचान होती है और ये सभी संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा किस परिवार की भाषा है या किस परिवार का हिस्सा है, बताइए। यहाँ पर 4 भाषा परिवार दिए गए हैं। तो संस्कृत भारूपीय भाषा परिवार का हिस्सा है, यानी कि भारूपीय का अर्थ है भारत प्लस यूरोप, भारत प्लस यूरोप। और भारूपीय भाषा परिवार में भारत की कई भाषाएं आती है, जैसे असमिया हो गई, गुजराती हो गई, हिंदी हो गई, कश्मीरी हो गई, सिंधी हो गई। और एशिया की भी जैसे कि फारसी हो गई, ये भी भारूपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। और यूरोप की कुछ भाषाएं जो कि भारूपीय वर्ग की भाषा है, जैसे कि अंग्रेजी हो गई, फ्रांसीसी, जर्मनी, स्पेनिश, ये सब भारूपीय भाषा में आती है। और द्रविड़ भाषा परिवार में देखें तो जैसे तमिल, जो हमारा दक्षिण भारत में तमिल भाषा हो गई, तेलुगु हो गई, जो कि गुजरात में आंध्र प्रदेश में बोली जाती है तेलुगु, तमिल तमिलनाडु में बोली जाती है, मलयालम हो गई, केरल में बोली जाती है मलयालम, और कन्नड़ हो गई जो कि कर्नाटक में बोली जाती है। तो ये द्रविड़ परिवार की भाषा है। अब तिब्बती भाषा परिवार जो है, इसमें भारत के जो पूर्वोत्तर के जो प्रदेश हैं उनकी भाषाएं तिब्बती बर्मा भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। और ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा में जो हमारा झारखंड का क्षेत्र है और मध्य भारत का क्षेत्र है, वहाँ पर जो भाषाएं बोली जाती है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषा मानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप याद रखिए, भारूपीय भाषा परिवार का हिस्सा है संस्कृत भाषा। अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में सबसे पहले किस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, बताइए। तो देखिए आर्य जो हैं सप्तशेंदो क्षेत्र में सबसे पहले प्रवेश करते हैं। सप्तशेंदो क्षेत्र कई बार नहीं दिया होता है, कई बार दिया होता है पंजाब क्षेत्र।
तो जो संयुक्त पंजाब था जो पाकिस्तान और भारत में है, उस क्षेत्र में सप्त सिंधु यानी कि यहाँ पर 7 नदियों का जिक्र मिलता है, सिंधु, झेलम, रावी, चेनाब, व्यास, सतलज, इस प्रकार से। तो कई बार ऐसा भी आता है कि पश्चिमोत्तर भारत, तो एक ही बात है सभी कि पश्चिमोत्तर भारत दे दिया जाए तो भी सही है कि आर्यों का प्रवेश पश्चिमोत्तर भारत में हुआ था, क्योंकि ऋग्वेद में जो उल्लेख मिलता है वो इसी क्षेत्र की नदियों का उल्लेख मिलता है, जैसे सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी। लेकिन कहीं भी अगर हम देखें ऋग्वेद में न तो विंध्य पर्वत का उल्लेख है और न ही नर्मदा जैसी नदियों का उल्लेख है, मतलब उस समय तक आर्यों की पहुंच यहाँ तक नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस नदी के लिए नदीतम शब्द का प्रयोग हुआ है? सोचिए, 4 ऑप्शन। तो देखिए, ऋग्वेद में हम देखें तो ऋग्वेद में एक 10वां मंडल है, हालांकि जो नवीन मंडल है इसमें एक सूक्त मिलता है, नदी सूक्त। तो नदी सूक्त में कुछ नदियों का उल्लेख दिया गया है, उसमें अलग अलग नाम हैं। तो यहाँ नदीतम जो कहा गया है वो सरस्वती को कहा गया है, सरस्वती को कहा गया है, और इसको समस्त नदियों की जननी कहा गया है। इसके अलावा सिंधु को सिंधु ही कहा गया है, सतलुज को ऋग्वेद में शतुद्री कहा गया है, और व्यास को कहा गया है विपाशा, ऋग्वेद में व्यास को विपाशा कहा गया है। और इसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस नदी के लिए अस्किन शब्द का प्रयोग किया गया है? सोचिए। तो देखिए, झेलम, झेलम को वितस्ता कहा गया है, वितस्ता, और रावी को पुरुषेणी कहा गया है, पुरुषणी, और चेनाब को कहा गया है अस्किन। तो आपका आंसर है चेनाब, चेनाब को ही अस्किन कहा गया है। और आपको कुछ याद आया, चेनाब नदी के किनारे जब हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़ा था तो एक स्थान आया था मांडा, मांडा भी चेनाब नदी के किनारे स्थल था। अभी इसको अस्किन कहा जाने लगा जब ऋग्वेदिक काल आया। तो ये भी चीज़ें याद रखिए, जो पुरानी चीज़ें हैं इनको आपको भूलना नहीं है। तो इसी के साथ ये क्विज समाप्त होता है। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ, आप मुझे चारों वेदों के विषय और इनके पुरोहित कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वेट कीजिए चौथे पार्ट का।